दोस्तों नमस्कार। सियासत की लकीरें अक्सर ये कहने से चूकती नहीं है, जो दिखाई दे रहा है वही सच है, और जो दिखाई नहीं दे रहा है वो कहीं ज्यादा बड़ा सच है, लेकिन उसे आप कहिए मत, खामोशी बरत लीजिए। शायद इसीलिए बीजेपी के भीतर एक खामोशी है, संघ परिवार के भीतर एक कुलबुलाहट तो है, लेकिन सबसे बड़ी खामोशी है। और यह सब कुछ बहुत दूर की गोटी नहीं है। इन सब के पीछे एक ही चाल है, और वो है बीजेपी के नए अध्यक्ष। नए अध्यक्ष को लेकर तमाम कयास आज से नहीं, 6 महीने से नहीं, 1 बरस से लगातार लगते चले आ रहे थे। लेकिन जब उस पर फुल स्टॉप लगाने का वक्त आया तो एक ही सवाल हर जहन में था, क्या वाकई अब ताकत का मतलब असल में वो सत्ता ही होती है जिस सत्ता पर इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह विराजमान हैं। और उस सत्ता के डगमगाने का मतलब है एक झटके में बीजेपी धराशायी हो जाए, एक झटके में आरएसएस जिस धारा विचारधारा का जिक्र करती है वो सब कुछ गायब हो जाए। कौन इसे बर्दाश्त करेगा कि एक झटके में बीजेपी धराशायी हो जाए? और कौन ये चाहेगा कि संघ परिवार 100 बरस के मौके पर ढहढहाता हुआ दिखाई दे जाए? इसीलिए 3 दिन पहले पहला मौका आया जब देश के गृहमंत्री अमित शाह पोर्ट ब्लेयर पहुंचे। सावरकर की प्रतिमा का अनावरण वहां पर करना था, तय कार्यक्रम था। वहां पर सरसंघचालक मोहन भागवत जाएंगे। मोहन भागवत गए। गृहमंत्री का कार्यक्रम बहुत तेजी से और बहुत जल्दबाजी के साथ बनाया गया। वो भी वहां पर पहुंचे, और जो मुलाकात हुई उससे पहले के 3 वक्तव्य निकलकर सामने आए। पहला बड़ा वक्तव्य बहुत हाल में दिया गया था कि जो गलतियां हो गई उसमें अब एक यू टर्न तो लेना होगा, लेकिन एक पूरी सत्ता खड़ी है तो यू टर्न लेने के लिए एक बड़ा लंबा मोड़ होगा और उसको काटने में कुछ वक्त तो लगेगा। यानी जिन निर्णयों से आरएसएस के भीतर की कुलबुलाहट बड़ी थी, उस निर्णय को पलटने में थोड़ा वक्त मौजूदा सत्ता को दे दिया जाए। दूसरी स्थिति थी कि कोई भी सत्ता बहुत लंबे वक्त तक टिकती नहीं है, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप आखिरी तक आप ही रहेंगे तो ऐसा भी होता नहीं है। और यह दृष्टिकोण किसी दूसरे का नहीं, सरसंघचालक मोहन भागवत का रहा है। और तीसरा सवाल था, जब आप सत्ता में होते हैं तो आपकी जड़ें कहीं कट ना जाए, खत्म ना हो जाए, इसीलिए अपनी जड़ों को संभालिए। इसीलिए तो हर स्वयंसेवक और प्रचारक अपनी जड़ों को देखता है। लेकिन इस बैठक के भीतर एक और मंथन और चिंतन था। वो बहुत साफ तौर पर था। उसके मतलब एक ही थे, सत्ता नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं रहेगा। आप कोई एजेंडा ले लीजिए, कोई विचारधारा ले लीजिए, उस आश्रय आप राजनीति कर तो सकते हैं, लेकिन आपको जिस राजनीति को सत्ता के लिए करना है उस सत्ता तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। तो फिर सावरकर की प्रतिमा का अनावरण और उसके बाद सरसंघचालक मोहन भागवत ने भी कहा, शक्ति की पूजा भारत करता है। और शक्ति का मतलब होता क्या है, इसको डिकोड राहुल गांधी रामलीला मैदान में यह कहते हुए नजर आए कि देखिए, शक्ति का मतलब तो सत्ता है, और ये लोग सच के साथ नहीं है। लेकिन इसमें विपक्ष की एंट्री का कोई मतलब नहीं है, राहुल गांधी की बात का कोई मतलब मायने है नहीं। मतलब तो यह है कि पहली बार जब से बीजेपी बनी या फिर जब से आरएसएस बना, बिल्कुल नई परिस्थिति 2025 का बरस बीतने से पहले बतौर बीजेपी के नए अध्यक्ष के साथ उभर कर सामने आ गई। जिस वक्त जनसंघ भी बनाया जा रहा था, उस वक्त भी गुरु गोलवलकर के पास जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी गए थे ये कहने के लिए कि एक नई पॉलिटिकल पार्टी हम बनाना चाहते हैं, तो गोलवलकर ने मना कर दिया था और कहा था नहीं। उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल चले गए,
वहां उन्होंने एक अपनी पार्टी बना ली। लेकिन वो समझ गए कि संघ का साथ तो चाहिए, और तब तक वो समझ चुके थे कि दरअसल संघ का मतलब या गुरु गोलवलकर का मतलब यह था कि एक व्यक्ति के हाथ में कोई एक राजनीतिक दल नहीं थमाया जा सकता है, उसमें कई लोग शामिल होंगे। उन तमाम शामिल लोगों के अनुसार वो पार्टी चलेगी, संघ उसके संगठन को देखेगा, और संघ इस रूप में चाहेगा कि जो राजनीति की गड़बड़ियां हैं उसका शुद्धिकरण वो लगातार करता चला जाए। और ध्यान दीजिए, शुरुआती दौर में चाहे जनसंघ हो, बाद में जनसंघ का जनता पार्टी में मिलना हो, जनता पार्टी के बाद भारतीय जनता पार्टी का उदय हो या बनना हो, हर मौके पर संघ ने संगठन की नकेल अपने हाथ में रखी। इसीलिए बीजेपी का कौन अध्यक्ष बनेगा, अगर इस कतार को भी आप समझना शुरू करेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी का नाम हो, लाल कृष्ण आडवाणी का नाम हो, मुरली मनोहर जोशी का नाम हो, जेना कृष्णा मूर्ति का नाम हो, वेंकैया नायडू का नाम हो, एक लंबी कतार है। उस कतार को जब आप पढ़ेंगे और समझेंगे तो उस कतार का मतलब यह है, और उस कतार में शामिल होते होते राजनाथ सिंह का भी नाम आएगा, नितिन गडकरी का भी नाम आएगा। इन तमाम नामों के वक्त जब जब ये अध्यक्ष बने, उस वक्त बीजेपी एकजुट होकर संघ के पीछे खड़ी थी और संघ तालियां बजा रहा था, अब यह शख्स अध्यक्ष होगा। पहली बार दिल्ली को झटका नितिन गडकरी को अध्यक्ष बनाकर संघ ने दिया था, लेकिन यह किसी को नहीं पता था कि दरअसल सत्ता का मतलब होता क्या है, और सत्ता की लड़ाई और सिर्फ अपने में ही सिमट जाए, क्योंकि इस दौर में विपक्ष कहीं नहीं है, तो फिर उस सत्ता में टकराव आपस में होगा। उसके कई अलग अलग पावरफुल ध्रुव होंगे। उस शक्ति पुंज को समेटे हुए ध्रुव जो होंगे वह उस राजनीति को साधने की कोशिश करेंगे जिसमें सत्ता के शीर्ष पर वो पहुंच जाएं, और राजनीतिक तौर पर अपनी महत्ता को बताते हुए संघ की विचारधारा को भी परोसने से वह चूके नहीं। क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन एक क्षण के लिए इस तस्वीर को पहले देख लीजिए। यह तस्वीर इसलिए दिखाने की जरूरत है क्योंकि नए अध्यक्ष को जिस तरीके से अब पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा और देश के गृहमंत्री कुर्सी पर बैठा रहे हैं, जब ये बैठा रहे हैं प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा पर जा चुके हैं, जब ये बैठा रहे हैं संघ के भीतर से कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है, जब ये बैठाए जा रहे हैं तो एक झटके में हर किसी के जहन में एक ही सवाल है, बीजेपी का जन्म 1980 में हुआ, बीजेपी के नए अध्यक्ष का जन्म भी 1980 में ही हुआ था, यानी 45 बरस की उम्र में राजनीतिक प्रयोग करने की ताकत किसके पास कैसे आ गई? इसका एक ही जवाब इस वक्त है, सत्ता की नकेल जिसके हाथ में होगी वही सब कुछ तय करेगा। और देख लीजिए, इस तस्वीर को देखकर बहुत कुछ समझ जाएंगे। यानी बीजेपी को नया अध्यक्ष मिला है, प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर हैं, सरसंघ चालक ने खामोशी बरती है, आरएसएस की तरफ से कोई कुछ कह नहीं रहा है। कद्दावर नेताओं की फहरिस्त में इस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी हैं, मुरली मनोहर जोशी हैं, राजनाथ सिंह हैं, नितिन गडकरी हैं, लेकिन इनकी प्रतिक्रिया क्या है? मिठाई खाने खिलाने तक, फूलों का गुलदस्ता देने तक। यह परिस्थिति क्या बतलाती है? यह मैसेज क्या संघ की तरफ से निकलकर अब आ चुका है? सत्ता बहुत दिन तक टिकती नहीं, जब तक टिकी हुई है टिके रहिए, क्या यह मैसेज है? क्योंकि बीजेपी के अध्यक्षों की फहरिस्त को देखिएगा तो पहला नाम अटल बिहारी वाजपेयी का, 1980 से 1986 तक
1986 से 1991 तक लालकृष्ण आडवाणी, 91 से 93 तक मुरली मनोहर जोशी। उसके बाद लालकृष्ण आडवाणी दोबारा आए थे 93 में और 98 तक रहे थे और फिर प्रधानमंत्री बन गए अटल बिहारी वाजपेयी। गृहमंत्री बन गए लालकृष्ण आडवाणी। तो कुशाभाऊ ठाकरे ने मोर्चा संभाला और 98 से 2000 तक वही रहे। उसके बाद बंगारू लक्ष्मण 1 बरस के लिए रहे। दाग लगे थे, घूसखोरी के दाग लगे थे। 1 बरस के बाद वो हटा दिए गए। उसके बाद जना कृष्णमूर्ति आए। उसके बाद वेंकैया नायडू आए। उसके बाद एल.के. आडवाणी 2004 में जब बीजेपी चुनाव हार गई शाइनिंग इंडिया तले, वो फिर से अध्यक्ष बने। फिर राजनाथ सिंह आए जो 2009 तक बने 2005 से। फिर नितिन गडकरी आए 2009 से 2013 तक बने। फिर राजनाथ सिंह दोबारा आए 2013-14 में। उसके बाद अमित शाह आए। अमित शाह 2014 से 2020 तक रहे, गृहमंत्री बनने से पहले तक। और 2020 से 2025 तक जेपी नड्डा रहे और अब नितिन नबीन बने हैं। इस पूरी फहरिस्त की एक खासियत है, हमने जितने नाम पढ़े बतौर अध्यक्ष, सरसंघचालक की पहली प्रतिक्रिया बीजेपी के अध्यक्ष को लेकर हमेशा से आई। बीजेपी को किस दिशा में चलना है इसको लेकर संघ में दूसरे नंबर के जो भी शख्स मौजूद रहे, इस वक्त तो दत्तात्रेय होसबोले भी कुछ नहीं बोले हैं अभी तक। क्यों? क्योंकि बीजेपी के भीतर एक ऐसी लड़ाई चल रही है जो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन सब कोई समझ रहे हैं। इस लड़ाई के केंद्र में कोई दूसरा पद नहीं है, वो प्रधानमंत्री का पद या दूसरे नंबर पर होने की ताकत है। और दूसरे नंबर की ताकत इस वक्त उसी के शख्स के पास है जो इस देश को चला रहा है। जो इस देश को चला रहा है वही गए थे पोर्ट ब्लेयर, जिन्होंने सरसंघचालक के साथ 1-to-1 बातचीत करके जानकारी दी। उससे पहले आगे बढ़ें, एक चीज और जहन में रख लीजिए। 2017 जब मनोज सिन्हा को दिल्ली ने तय कर लिया था, यानी मोदी और शाह ने तय कर लिया था कि मनोज सिन्हा मुख्यमंत्री होंगे, उस वक्त काम सौंपा गया था मुरली मनोहर जोशी को कि आप जानकारी दीजिए। अधिवेशन चल रहा था, केरल में संघ के लोगों की मौजूदगी थी। मुरली मनोहर जोशी ने जानकारी दी। वहां से पूछा गया, आप हमारी राय लेना चाहते हैं या फिर आप हमें जानकारी दे रहे हैं? मुरली मनोहर जोशी ने कहा, हमारे पास जो जानकारी आई वो जानकारी हम आपको दे रहे हैं। वो निर्णय जिन्होंने लिया है मैं उन तक पहुंचा दूंगा कि आप ये जानना चाहते हैं कि दरअसल ये निर्णय है या जानकारी दी जा रही है। जानकारी दी गई और सिर्फ 5 से 6 घंटे का वक्त लगा। मनोज सिन्हा तो बनारस की तरफ जा चुके थे, वहां पूजा पाठ कर चुके थे रात के वक्त में, और अगली सुबह उन्हें मुख्यमंत्री पद के ऐलान के साथ उनका नाम घोषित होना था। लेकिन रात भर में परिस्थितियां पलटी और एक झटके में योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आ गया। झटपट उन्हें बुलाया गया। संघ परिवार पूरा जो योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़ा था, विचारधारा को लेकर, नेतृत्व को लेकर, व्यक्ति को लेकर, हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर। और दिल्ली को झुकना पड़ा। इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने खामोशी बरती। इस बार अमित शाह मुखर हुए। अमित शाह जानते हैं देश चलाने का मतलब होता क्या है, और सत्ता न रहेगी तो क्या होता है, इसके संकेत भी विपक्ष ने कई तरीके से कई मौकों पर दिए हैं। यहां पर एक तस्वीर और हम आपको दिखाते हैं। यह तस्वीर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रहे राजनाथ सिंह और मुरली मनोहर जोशी से नए अध्यक्ष नितिन नबीन की मुलाकात की है। ना कोई बात, ना संवाद, मिठाई का आदान प्रदान, गुलाबों के फूल का गुलदस्ता एक दूसरे को देना। हो सकता है आपके जहन में अब एक नया सवाल हो
यह सवाल नए बीजेपी अध्यक्ष को लेकर हो, और उससे बड़ा सवाल यह हो कि आखिर संघ की खामोशी, पूर्व अध्यक्षों की जो तस्वीर निकल कर आ रही है, बीजेपी के कद्दावर नेताओं के भीतर जो कुलबुलाहट है, इन सब से हटकर गृहमंत्री अमित शाह की सक्रियता, जेपी नड्डा का साथ खड़े होना, यह मैसेज क्या है? यह मैसेज, दो ही मैसेज है इस वक्त जो चल रहा है। पहला मैसेज है कि संगठन पर नकेल जो संघ परिवार की रहती थी, अब वो खत्म हुई, क्योंकि खुद सरसंघचालक कह चुके हैं वो शक्ति के और शक्ति को ही सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, यानी सत्ता और ताकत ही महत्वपूर्ण है, और सत्ता और ताकत इस वक्त अमित शाह के हाथों में है। अमित शाह की नजर बहुत साफ तौर पर इस दौर में हर किसी को समझाने और समेटने की है, जो बीजेपी के अध्यक्ष को बनाकर उन्होंने मैसेज दे दिया। वो मैसेज योगी आदित्यनाथ के लिए है जो दिल्ली से टकराते हैं, ये मैसेज देवेंद्र फडणवीस के लिए है जो संघ का आसरा लेकर दिल्ली को बार बार चुनौती देने की कोशिश करते हैं। ये मैसेज एनडीए के उन घटक दलों को है जो ये मानकर चलते हैं कि दरअसल नया अध्यक्ष जो होगा वही तो एनडीए को सहेजेगा। तो एनडीए को सहेजने के लिए एक ऐसा शख्स सामने है जिस शख्स को भरी विधानसभा में नीतीश कुमार ने बच्चा कहा था, और जब विधानसभा में बहस तीखी और तेज हुई तो उन्होंने कहा था कि आप बहुत छोटे हैं, खामोश हो जाइए। नितिन नवीन वही शख्स हैं जब 2010 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वो बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने पटना गए थे, और पटना में एक विज्ञापन छपा था। उस विज्ञापन में जिन तस्वीरों को रखा गया था, उन तस्वीरों को लेकर नीतीश कुमार ने आपत्ति जताई थी। नीतीश कुमार रात का भोजन देना चाहते थे उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री को भी, लेकिन एक झटके में उन्होंने उस भोजन को रद्द कर दिया। उस पोस्टर को बनाने वालों में दो विधायक थे, एक चौरसिया साहब थे, दूसरे नितिन नवीन थे। आप तार चाहें तो जोड़ सकते हैं, कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हर उस चेहरे को याद रखते हैं जिनके साथ कोई जुड़ाव उनके लिए रहा हो, लेकिन बात इतनी भर नहीं है। मैसेज इससे बड़ा है। मैसेज यह है कि दरअसल सामने बंगाल का चुनाव है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव है, और इन सब के बीच और इन सब से पहले बीएमसी का चुनाव है। और बीएमसी के चुनाव का मतलब है ठाकरे परिवार की राजनीति रहेगी या नहीं रहेगी, यह भी बीजेपी को तय करना है। और बीजेपी जब इसे तय करेगी तो इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना तोड़कर निकले एकनाथ शिंदे जो कुलबुला रहे हैं, और पिछले दिनों हेडगेवार की जयंती के मौके पर जब अजीत पवार भी नागपुर नहीं पहुंचे और उन्होंने कहा सरकार का साथ है, विचारधारा का नहीं, तो मैसेज तो हर किसी को देना है कि आखिर में बचेगी एक ही पार्टी, एक ही धारा, एक ही सत्ता और एक ही नायक। वो नायक अभी नरेंद्र मोदी हैं, आने वाले वक्त के नायक अमित शाह होंगे। यह मैसेज कैसे दिया जा सकता है? इस मैसेज को देने के लिए सबसे बेहतरीन है कि बीजेपी के सहयोगी दलों से ही बुलवाया जाए। जाहिर है एकनाथ शिंदे की अपनी राजनीति सिर्फ और सिर्फ इस वक्त दिल्ली दरबार पर टिकी है। देवेंद्र फडणवीस से 36 का आंकड़ा वो पाल चुके हैं, लेकिन अमित शाह सहलाते हैं, फुसलाते हैं, वो ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, लेकिन वो दोबारा ठाकरे परिवार के पास लौट नहीं सकते हैं। और ठाकरे परिवार की राजनीति भी इस बीएमसी के चुनाव में तय हो जाएगा, जिसको लेकर अमित शाह की बिसात है। उस बिसात में दिखाने के लिए उन्हें एकनाथ शिंदे को आगे करना पड़ेगा, तो आज उन्होंने उन्हें आगे कर दिया। उनका जो अनुभव, तजुर्बा जो है, ये एनडीए को आगे बढ़ाने में काम आएगा, और हम एनडीए के घटक दल के रूप में उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। एक बहुत ही होनहार और कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया है, और बहुत बड़ा अनुभव उनको है, इसलिए ये अनुभव का फायदा बीजेपी को तो होगा ही, लेकिन एनडीए को भी होगा। तो एकनाथ शिंदे भी ये कहने से चूक नहीं रहे, बड़ी जिम्मेदारी वाला पद है, और इस पद को संभालने के लिए नितिन नवीन से बेहतर कोई शख्स हो नहीं सकता है,
कर्मठ कार्यकर्ता हैं, संगठन पर पकड़ रही है, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को जानते हैं, 5 बार के विधायक रह चुके हैं। उन तमाम बातों को दोहराया गया जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में यानी एक्स पर लिखे गए शब्दों के जरिए ही नए अध्यक्ष का स्वागत किया, खुद मौजूद नहीं रहे। सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो पद बीजेपी के जरिए किसी को भी मिलता है, उसके पीछे संघ की ताकत होती है, संघ की मौजूदगी होती है। और एक झटके में बीजेपी के अध्यक्ष पर जिस शख्स को बैठाया गया और जिस तरीके से बैठाया गया और बैठाने से पहले जो संवाद किया गया, उसका मैसेज एक ही था, विचारधारा तो आती जाती रहेगी, एजेंडा तो चलते रहेगा, व्यक्ति भी आते जाते रहेंगे, लेकिन इस वक्त सत्ता पास में रहनी चाहिए। विपक्ष के निशाने पर संघ परिवार है, विपक्ष के निशाने पर मोदी और शाह हैं। विपक्ष कहीं सत्ता में आ गया तो उसे रोकेगा कौन? और सत्ता में वो आ गया तो उसके बाद वो कौन सी पहल, कौन सी कार्रवाई करेगा? ये मैसेज राहुल गांधी बार बार दे रहे हैं। तो सत्ता पे बरकरार रखने के लिए सारे निर्णय हमारे होंगे। इस सत्ता के लिए कोई टेस्ट करना चाहते हैं तो 6 महीने का वक्त दे दीजिए। इस 6 महीने में बीएमसी यानी महाराष्ट्र की राजनीति सेट हो जाएगी। इस 6 महीने के भीतर बंगाल की राजनीति सेट हो जाएगी और बंगाल के चुनाव परिणाम उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीतिक लकीर को तय कर देंगे। और उस राजनीतिक लकीर में अगर आप चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ बने रहें तो वो बने रहेंगे, लेकिन संगठन को कैसे साधना है, किस व्यक्ति के जरिए साधना है। जब आपके पास इस देश की कुंजी हो, चाबी हो, तो यह बात सांगठनिक स्तर पर या विचारधारा के स्तर पर नहीं होती है, बल्कि इस देश की चाबी ही जब आपके पास है तो इस देश को आप कैसे चला रहे हैं, कौन सा मैसेज दे रहे हैं, यही है वो शक्ति जिस शक्ति की पूजा आप भी कीजिए, उस शक्ति का उपभोग हमको भी करने दीजिए। यानी तमाम बातें जो इससे पहले संघ और बीजेपी में होती रही, वो तमाम बातें जो मोदी शाह को लेकर बीजेपी के भीतर कद्दावर नेताओं के बीच गूंजती रही, वो तमाम अटकलें, तमाम धड़कनें जो संघ परिवार के भीतर धड़कती रही या बीजेपी के भीतर मचलती रही, उन सब का कोई मतलब है नहीं। जो सच है वो सामने है और सच सत्ता है और सत्ता का मतलब निर्णय है और निर्णय का मतलब उस राजनीतिक सत्ता को कैसे चलाना है जिससे वो बास में बरकरार रहे। यही मैसेज है और पहली बार अध्यक्ष का पद भी उस दिशा में मोहरे के तौर पर लगाया जा चुका है। जो सोचना है सोच लीजिए, जो करना है कर लीजिए, लेकिन सब कुछ आंखों के सामने है, क्योंकि ताकत जहां पर होगी वो ताकत के साथ जो खड़ा होगा निर्णय उसी का मान्य होगा। और यह एक व्यक्ति की स्थापना नहीं है, बल्कि आने वाले वक्त की वो मुनादी है। जो संघर्ष होगा, अगर होगा तो कैसे दबेगा और कैसे दबाया जाएगा, ये मैसेज संघ परिवार के लिए भी, बीजेपी के भीतर मचलती धड़कनों को लेकर भी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।